हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह के सीरीज में हम दोस्तों अगला वीडियो देखेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपको भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि ऋग्वेद में यज्ञों यानी कि सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का है दोस्तों? तो उसमें सोम यज्ञ का है। अगला सवाल है कि चारों वर्णों के कर्मों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है दोस्तों, ये आपको इत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। अगला सवाल है कि भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है दोस्तों, तो यह किया था संभूत, विजय एवं भद्रबाहु ने। अगला सवाल आपको कह रहा है कि हर्ष काल में रात को पहरा देने वाले स्त्रियों को कहा जाता था दोस्तों, तो उन्हें याम चेटी कहा जाता था। अगला सवाल है कि इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया दोस्तों? तो ग्वालियर विजय के बाद। अगला सवाल कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है दोस्तों? तो यह तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद में। अगला सवाल कह रहा है कि सोनार की बेटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो यह फिरोज शाह और देवराव के बीच हुआ था। अगला सवाल है कि शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था दोस्तों? तो यह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। अगला सवाल है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आने का पहला उद्देश्य था दोस्तों? तो उसका पहला उद्देश्य पिंडारियों का दमन करना था। अगला सवाल है कि भारत से इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह को अनिष्ट यानी कि इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा किसने दी दोस्तों? तो यह आपको दादा भाई नेहरूजी ने दी थी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संगठन ने की दोस्तों? तो यह की थी आपको दी दक्कन एसोसिएशन ने। अगला सवाल है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था दोस्तों? तो यह अवसर समाप्त होता है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला सवाल आपको कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया दोस्तों? द इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए दोस्तों? तो यह मौलाना हसरत मोहानी ने किए थे। अगला सवाल है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे दोस्तों? तो इसके मुखिया आपको एम.एन. राय थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो दोस्तों यह प्रस्ताव आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए थे। अगला सवाल है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था दोस्तों? तो यह लाहौर सत्र दिसंबर 1929 में दिया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस के अनुभवों पर आधारित है दोस्तों? यह स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगला सवाल है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था दोस्तों? तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताए थे। अगला सवाल है कि 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट
की उपाधि को वापस लौटा दिया? दोस्तों तो यह आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। अगला सवाल आपको भारत एवं विश्व के भूगोल से जुड़ा हुआ है। इसके सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। दोस्तों तो यह आपको स्तरीय मेघों के धूल कणों में होता है। अगला सवाल है कि किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? दोस्तों तो यह आपको उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हुआ है। अगला सवाल है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? दोस्तों तो इस विक्टोरिया जो जलप्रपात है आपको जम्बेजी नदी से संबंधित है। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव के प्रतिशतता सर्वाधिक है? दोस्तों तो यह शीतोष्ण शंकु वृक्षी जो वन है उसमें फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। अगला सवाल है कि बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों तो बलियारिक द्वीप है जो आपको भूमध्य सागर में स्थित है। अगला सवाल है कि कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महादेश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला सवाल है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है? दोस्तों तो वह अवस्थित होता है आपको विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम जो शरावती नदी पर स्थित है किस राज्य में है? दोस्तों तो यह शरावती नदी पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है आपको कर्नाटक राज्य में है। अगला सवाल है कि देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना 1906 में कहाँ खोला गया था? दोस्तों तो यह सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट का कारखाना है जो आपको रानीपेट चेन्नई में खोला गया था। अगला सवाल आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जुड़ा हुआ है। इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों तो यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? दोस्तों तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला सवाल है कि विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों तो यह आपको दिया गया आपको संसद को दिया गया है। अगला सवाल है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों तो यह आपको अनुच्छेद 355 में है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 257 में है। अगला सवाल आपको 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? दोस्तों तो यह आपको अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है। अगला सवाल है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों तो यह आपको एक बार संशोधन किया जा चुका है। अगला सवाल है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? दोस्तों यह केशवानंद भारती वाद में दिया गया। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों तो यह नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए? दोस्तों तो यह आपको 44वें संविधान संशोधन के
द्वारा किए गए? यह अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपको पर्यावरण एवं जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। दोस्तों तो ये आपको 1981 में की गई थी। अगला सवाल है कि माधव गडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? दोस्तों तो ये आपको पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है उसको महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। अगला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी, जो पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है, के लेखक थे? दोस्तों तो इसके लेखक आपको रसेल कार्सन थे। अगला सवाल है कि किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है। दोस्तों तो यह आपको आनुवांशिक विविधता कहलाता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? दोस्तों तो ये आपके बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जिसको हम लोग BNHS के शॉर्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं, जो का मुंबई में है। अगला सवाल है कि पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के लिए किसने की थी? दोस्तों तो यह की थी आपको अमेरिकी सीनेटर गिलॉर्ड नेल्सन ने की थी। ठीक है। अगला सवाल है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? दोस्तों तो इन्हें हम लोग निकेत कहते हैं। अगला सवाल है कि किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों तो यह आपको अर्नीज नेस ने किया। अगला सवाल है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दोस्तों तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती है? दोस्तों तो यह 200 मीटर तक जा सकती है। अगला सवाल आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समयांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है? दोस्तों तो यह आपको बासमती चावल है। ये दोस्तों अक्टूबर 2020 का डाटा है, इसका आप लोग करेंट डाटा देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन का लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है? दोस्तों तो केंद्रीय नोडल एजेंसी आपका राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। अगला सवाल है कि रिसर्च ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? दोस्तों तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के संदर्भ में से देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों तो यह A8 है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? दोस्तों तो यूरोपियन यूनियन है। अगला सवाल है कि 23 जून 2020 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? दोस्तों यह तीसरे स्थान पर है। इसका भी दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग करेंट डाटा देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए? दोस्तों तो इसे घाटा वित्तपोषण में रखना चाहिए। अगला सवाल है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी संस्था है की स्थापना हुई? दोस्तों तो यह 14 अक्टूबर 2003 को हुई। अगला सवाल है कि समय समय पर कौन सा निकाय भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में
एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है दोस्तों? तो यह आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है। अगला सवाल है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ा हुआ है। इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं दोस्तों? तो इस तथ्य को हम लोग भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अगला सवाल है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है दोस्तों? तो यह आपको अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है दोस्तों? तो यह आपको बहुप्रभाविकता कहलाता है। अगला सवाल है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है दोस्तों? तो इसका संबंध आपको अविन्यास से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। अगला सवाल है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है दोस्तों? तो ये आपको दीर्घ संधि में बनती है। अगला सवाल है कि किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो स्ट्रांशियम एवं बेरियम के कारण आतिशबाजी में हमको रंग प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों? तो शीशा तथा टीन का प्रयोग सोल्डरन में किए जाते हैं, सोल्डर के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है दोस्तों? तो यह यकृति प्रवेश शिरा के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो यह आपके सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के तुल्य होता है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो यह आपको 17 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों? तो यह आपको जलवाष्प है। अगला सवाल है कि अर्थ आवर का उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है, इसे किस संस्था द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल है कह रहा है कि ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको अपक्षरण कहा जाता है। अगला सवाल है कि सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। यह दोस्तों है आपको स्तरीय मेघों के धूल कणों में के कारण अपवर्तन से दोस्तों सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है दोस्तों? तो यह ओजोन उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यह आपको फ्रांस में स्थित है, जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में है। अगला सवाल है कि कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है दोस्तों? तो यह आपका न्यूजीलैंड है। अगला सवाल है कि वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है कहलाता है दोस्तों? तो ये एशियाई ब्राउन बादल कहलाता है। अगला सवाल आपको शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है।
यह दोस्तों सीटेट एवं बीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको कंप्यूटर ज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि ईमेल संदेश का अभेदकारी रूप में वितरण कहलाता है। दोस्तों यह आपको स्पैम कहलाता है। अगला सवाल है कि डाटा को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में कितना समय लगा, यह कौन सा कमांड बताता है। दोस्तों ये आपको पिंग कमांड बताता है। अगला सवाल है कि एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को मापने वाले इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों तो इसे गीगाफ्लॉप्स बोलते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं। दोस्तों तो इन्हें बार कोड बोलते हैं। अगला सवाल है कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों तो यह कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अगला सवाल है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों तो टाइम शेयरिंग में। अगले सवालों को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपको कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। दोस्तों तो इन्हें हम लोग कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला सवाल है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों तो यह आपको डिबगिंग है। अगला सवाल है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों तो यह आपको फॉर्मेटिंग है। अगला सवाल है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों तो यह लॉन्च किया था आपको 20 नवंबर 1985 को। अगला सवाल आपको संप्रेषण एवं संचार से जुड़ा हुआ है, इसके सवाल उत्तर लिखा है कि कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है। यह संवेगात्मक एवं अवरोध। अगला सवाल है कि मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है या सरल भाषा के प्रयोग की। अगला सवाल है कि अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। दोस्तों तो इसका सर्वोत्तम विकल्प आपको अनौपचारिक अंतः संचार है। अगला सवाल है कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। दोस्तों तो ये आपको जन संप्रेषण कहलाता है। अगला सवाल है कि कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतया समझा जाता है। दोस्तों तो इन्हें संज्ञानात्मक समझा जाता है। अगला सवाल है आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है। दोस्तों तो यह आपको अशाब्दिक संचार है। अगला सवाल है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। दोस्तों तो आपको चयनात्मक ध्यान का आधार है। अगला सवाल है कि भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित है। दोस्तों तो यह आपको उग्रता के द्वारा प्रेरित है। अगला सवाल है कि एक समान पद पर कार्य कर रहे लोगों के बीच सबसे उपयुक्त संप्रेषण है। दोस्तों आपको क्षैतिज संप्रेषण है। अगला सवाल है कि किसी कक्षा में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को संप्रेषण के किस रूप में समझा जाता है। दोस्तों तो इन्हें अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में समझा जाता है। अगला सवाल आपको विविध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों तो आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ढीलिका यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी। दोस्तों तो यह आपको तोमरों ने की थी। अगला सवाल है कि इस बात को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया कि कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं। दोस्तों तो आपको ए गैरोड ने की थी। अगला सवाल है कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है। दोस्तों यह परम ताप कहलाता है। अगला सवाल है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। दोस्तों तो आपको नेक चंद ने बनवाया था। अगला सवाल है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। दोस्तों तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों तो यह जीता था आपको वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में। अगला सवाल है
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के उपरांत किया जाता है? दोस्तों तो ये आपको 4 वर्षों के उपरांत किया जाता है। अगला सवाल कि भारत रत्न अलंकार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? दोस्तों तो यह प्रदान किया था GC राजगोपालाचारी को। अगला सवाल है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों तो इसको एक्टियोमीटर कहते हैं। इस तरह से दोस्तों जो विविध के जो सवाल थे दोस्तों खत्म हुआ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।